सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता, अध्यापिका हूँ कंपोजिट विद्यालय कोयना, जनपद हापुड़ में। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक हस्त पुस्तिकाएँ आई हैं। इन्हीं में से एक है आधारशिला। आधारशिला अर्थात नींव का पत्थर। तो इस आधारशिला हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की एक गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी जानकारियाँ और बहुत सारी गतिविधियों का समावेश किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इस हस्त पुस्तिका के कुल कितने भाग हैं, तो इसमें जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कुल इसमें 6 भाग हैं। आज हम इसके भाग 1 पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाग 1 में हमें जो समझना है वो है कि फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, हम इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें, लर्निंग आउटकम का आशय क्या है, उसका वर्गीकरण, हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक का आकलन हेतु लक्ष्य और संकेतक, इसी तरह से गणित कक्षा 1 से 5 तक का आकलन हेतु लक्ष्य और संकेतक, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, उसका साप्ताहिक विभाजन, फाउंडेशन लर्निंग, उसका गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रत्येक बच्चे का सीखना कैसे सुनिश्चित करें और संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम यानी कि बेहतर शिक्षण योजना, ये हम इस भाग 1 में समझेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। हमारे विद्यालयों में जो शुरुआती कक्षाओं में बच्चे आते हैं तो हम सभी को ऐसा महसूस होता है कि जितना उन्हें उस निश्चित समय अवधि में सीख लेना चाहिए उतना वो नहीं सीख रहे हैं। और हम सब इस बात से भी सहमत हैं कि बच्चे जो कुछ सीखने की ओर बढ़ पा रहे हैं, बच्चों की न सीख पाने की ये कमजोरी उन्हें आगे की कक्षाओं में उनके लिए और मुश्किलें पैदा कर देती है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को क्या क्या मौके मिलने चाहिए, हम इसकी बात करें तो बच्चे को सुनने बोलने के मौके यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर मिले, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के अवसर मिले, रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के मौके दिए जाएं, अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के मौका मिले, चीज़ों को अपनी रुचि और पसंद के अनुसार देखने, उलटने पलटने, संग्रह करने का मौका मिले, समूह में खेलने वाले काम करने के मौके मिले। यदि हम इसे और अधिक गहनता से विश्लेषित करें तो हम पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके, इनको हम 2 विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं, भाषा और गणित, यानी कि अर्ली लिटरेसी और अर्ली न्यूमरेसी। इन 2 विषयों में अधिक सक्रियता के साथ सीखने सिखाने की रणनीतियों का निर्धारण करके कार्य को अगर योजनाबद्ध ढंग से करें तो बच्चों की भाषा और गणित विषय में नींव मजबूत होगी और आगे का सीखना उनके लिए आसान हो जाएगा। अब हम भाषा विकास की बात करें तो सामान्य रूप से भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं को 4 तरह से हम बांट सकते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रारंभिक कक्षाओं में हम भाषा को विकास को किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय हमें करने होंगे, पहले हमें ये समझना जरूरी है। तो भाषा विकास की स्थिति में हमें बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो हमें अनुभव होता है कि सबसे पहले बच्चों को सुनने और बोलने के संदर्भ में ऐसे मौके दिए जाएं जिससे वो ठीक प्रकार से कही गई बातों को, निर्देशों को सुनकर समझ सकें और फिर उसके सापेक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे सकें यानी कि बोल सकें। यदि सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह से विकसित होती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए वो एक अच्छा आधार का काम करती है। अगर अब हम गणितीय दक्षता विकास की बात करें तो अपनी कक्षाओं में, घर परिवारों में हमने देखा है कि बच्चे गिनती सुना लेते हैं, लेकिन जब उनसे किसी संख्या में वस्तुओं के होने के एहसास की बात करते हैं तो वो उसे स्पष्ट नहीं कर पाते। बच्चे बहुत सारी गिनतियों में अंतर नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों में दैनिक जीवन से जुड़े
दूसरे पहलुओं जैसे अनुमान लगाना, जगह की समझ, छोटी बड़ी, कम ज़्यादा, दूर पास, इकाई दहाई, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, पैटर्न की समझ, मापन से संबंधित विभिन्न कार्यों की समझ, इसका भी विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि दैनिक जीवन से जुड़ी ये सभी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को हम इस तरह से बांट सकते हैं: संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ और अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। इन विषय क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS के सिद्धांतों पर आधारित समझ बनाने की कोशिश करी जाए तो बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है। ELPS का अर्थ है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि यदि संख्या पूर्व अवधारणाएं जैसे कि गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण, वर्गीकरण, पैटर्न बनाना, तो बच्चों के लिए संख्या बोध और संक्रियाओं को समझना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर हम परिवेश में ज्यामितीय आकृतियों को देख और समझ पाते हैं तो आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब सीखना बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मूलभूत गणितीय और भाषाई दक्षता के विकास होना बच्चे में बहुत ज़रूरी है। अब इन दक्षताओं को से जो बच्चे में परिवर्तन और प्रभाव हमें दिखाई देगा उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और फिर वो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। भाषा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हम ये पाएंगे कि बच्चे दिए गए निर्देशों को सुनकर उसका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, यानी कि उनकी सुनने की क्षमता का विकास होगा। उसके बाद वो बेझिझक अपनी बात अगर कह पा रहे हैं, इसका मतलब उनमें मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से बोलने और सुनने की क्षमता बढ़ जाने पर उनके लिए पढ़ना और लिखने में दक्ष होना भी आसान हो जाएगा। पढ़ी गई सामग्री को वो स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे, अपने आसपास की सामग्रियों, वस्तुओं के अलग अलग पैटर्न को समझकर ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग कर सकेंगे, सटीक अनुमान लगाकर उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। संख्या पूर्व अवधारणा की समझ का अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आगे की विषय वस्तु को समझने में उपयोग कर पाएंगे, जैसे समूहीकरण और वर्गीकरण में। इसी तरह से ज्यामितीय आकृतियों को अपने आसपास देख सकेंगे और उनका अपने व्यवहारिक जीवन में जगह की समझ और व्यवस्था के रूप में उपयोग कर सकेंगे। मापन संबंधी जानकारियों से उन्हें स्पष्ट हो सकेगा कि दूरी या क्षेत्र, मात्रा और द्रव्य वस्तुओं को अलग अलग पैमानों से क्यों नापते हैं और उसका कहाँ और कैसे उपयोग किया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होने के साथ अमूर्त नियमों और सिद्धांतों की समझ, इस तरह से मूलभूत समझ विकसित होने के साथ साथ उन्हें सोचने, समझने, तर्क, चिंतन के अवसर मिलेंगे और इसी आधार पर वे विश्लेषण, संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और निर्णय लेने में समर्थ हो पाएंगे। इस तरह उनके अंदर किसी काम को करने और न करने की समझ भी विकसित होगी। तो इस तरह से प्रारंभिक स्तर पर भाषाई और गणितीय क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। भाषा और गणितीय दक्षता विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में अधिकांश पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, जो सीखने को अधिक प्रभावी बनाएगा। हम सब इस बात से सहमत हैं कि यदि बच्चों में भाषा और गणितीय दक्षता का प्रारंभिक स्तर पर ही ठीक से विकास हो जाए तो वे अन्य सभी विषयों को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाएंगे। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों और शिक्षकों में जो परिवर्तन परिलक्षित होंगे वो इस प्रकार हैं। बच्चों में परिवर्तन होंगे कि भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी, दूसरे विषयों के सीखने में ये समझ एक आधार का काम करेगी, विषयगत विकास के साथ साथ कार्य और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, मानवीय मूल्यों जैसे सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी, इनका विकास होगा। और अगर हम शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे, गणितीय दक्षताओं और उनको विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे, विकसित समझ और कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। इस हास्य पुस्तिका का उपयोग कैसे करें?
तो किसी भी स्कूल में जब हम शैक्षिक सुधार की बात करते हैं, जो शिक्षक कोशिश कर रहे होते हैं वो 5 सवालों से जूझ रहे होते हैं। मुझे क्या करना है, क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थिति में कैसे अच्छी तरह से करूं, मुझे कैसे पता लगेगा जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं, मुझे अपने काम को बेहतर करने में और कहां से मदद मिलेगी। तो पहले 3 सवालों पर स्पष्टता होने से शिक्षक के मन में किसी भी नवाचार की स्वीकार्यता आती है और वो स्वयं प्रेरणा से सीखी गई बातों को अपनी कक्षा में लागू करते हैं। अगले 2 सवालों का उत्तर लगातार मिलते रहना और समय समय पर मिलने वाले सहयोग से उनके काम में निरंतर सुधार आता है, जिससे शिक्षकों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चों के सीखने की गति और स्तर दोनों पर ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में आधारशिला में क्या है? आधारशिला हस्तपुस्तिका में शिक्षकों की दृष्टि से विकसित की गई बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदर्शिका है, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में जल्दी सुधार करने के उद्देश्य से विकसित करी गई है। इस हस्तपुस्तिका में 6 भाग हैं। भाग 1 में आधारशिला हस्तपुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करेंगे, इसके साथ साथ फाउंडेशन लर्निंग की आवश्यकता, अवधारणा, आधारभूत सीखना, सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के लक्ष्य, उनके संकेतक, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। भाग 2 में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताएं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों और आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। भाग 3 में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विकास के उद्देश्य से गणित की मौलिक दक्षताओं, संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या पद्धति, गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग, मापन और ज्यामितीय आकृतियों, आकार, समय, कैलेंडर और मुद्रा को रोचक और प्रभावकारी ढंग से शिक्षण किए जाने की दृष्टि से शिक्षण विधियां और आकलन के तरीकों का विवरण किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी गई है, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक, उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न सुझाए गए हैं। भाग 4 में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम और उनकी संप्राप्ति संबंधी कक्षा शिक्षण गतिविधियों और आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। साथ ही हर अवधारणा के आकलन हेतु प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें लक्ष्य, आकलन के संकेतक, आकलन के संभावित प्रश्न और क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। भाग 5 में आरंभिक स्तर पर सामान्यतः आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भाषाई और गणितीय कौशलों के आकलन और मूल्यांकन और उनके अभिलेखीकरण का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में परिशिष्ट के अंतर्गत शिक्षक प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास की दृष्टि से शिक्षण संदर्शिका का विकास, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी, फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन का उल्लेख किया गया है। आधारशिला के अंतर्गत हिंदी भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों से संबंधित अवधारणात्मक समझ से जुड़ी सामग्री को इस रूप में रखा गया है कि आप उसे पढ़ समझकर अपनी कक्षा में उसका उपयोग कर पाएँ। तो इस हस्तपुस्तिकाओं में हमें मिलेंगे तीनों विषयों के शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र और लर्निंग आउटकम। प्रत्येक लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए गतिविधियों का संकलन और शिक्षण सुधार, लर्निंग आउटकम और पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से कक्षा शिक्षण से जुड़ी शिक्षण योजना के उदाहरण, हिंदी, गणित, परिवेशीय अध्ययन तीनों विषयों के कक्षा शिक्षण से संबंधित आकलन और सुझाव के उपाय। इसमें हिंदी और गणित विषय के संबोधों पर आधारित प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें संबोधों के शिक्षण के लक्ष्य, आकलन, संकेतक और आकलन हेतु तरीकों और गतिविधियों और प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। विषयवार, कक्षावार लर्निंग आउटकम आधारित आकलन का रिकॉर्ड रखने के तरीके, बच्चों की प्रगति का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और संपूर्ण कक्षा का रिकॉर्ड। अब हम इसका उपयोग कैसे करें? इस मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। इसके विकास में कई शिक्षक साथियों के सुझावों को प्रमुखता से जगह दी गई है।
और गतिविधियों के ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो राज्य के अनेक स्कूलों में शिक्षक साथियों द्वारा सफलतापूर्वक कराई जा रही हैं। हस्त पुस्तिका के प्रभावी उपयोग के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य उनसे संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा और गणित की दक्षताओं का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित होगी। आधारशिला हस्त पुस्तिका को पढ़ना और शिक्षण विधियों की समझ बनाना। आधारशिला पुस्तक में दी गई सामग्री को गहराई से पढ़ना, पढ़ते समय उसे अपने शिक्षण अनुभव से जोड़ते रहना, विषयगत गतिविधि के चरण को ध्यान में रखते हुए गतिविधि निर्माण के तरीकों के बारे में दी गई सामग्री के आधार पर और गतिविधियां बनाने का अभ्यास करना जरूरी होगा। विषयों के शिक्षण लक्ष्य और तरीकों को समझना। आधारशिला में भाषा और गणित शिक्षण की अप्रोच को पढ़कर इन विषयों के वृहद शिक्षण उद्देश्यों और केंद्रित आउटकम के बारे में स्पष्टता होना ज़रूरी है। आगे चलकर इन्हीं केंद्रित आउटकम के अंदर सन्निहित लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। यह भाषा और गणित के सीखने के क्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजनाओं के उदाहरणों को समझना है। शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना है। आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, इन तीनों हस्त पुस्तिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं। आधारशिला में दिया गया है इरैक्ट यानी कि अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यानाकर्षण में दिया गया है टीचिंग लर्निंग साइकिल का सिद्धांत, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस और असेसमेंट। कक्षा में शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना। आकलन के बारे में हस्त पुस्तिका के भाग 5 के अलावा सभी विषयों में संबंधित शिक्षण क्षेत्र और लर्निंग आउटकम के सुझाव दिए गए हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण क्षेत्रों के अंत में प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें शिक्षण लक्ष्य, आकलन के संकेतक, आकलन हेतु संभावित तरीके और प्रश्न दिए गए हैं। 50 दिवसीय लर्निंग फाउंडेशन शिविर का आयोजन कैसे करें? सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि में कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1-2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की ज़रूरत है के साथ 50 दिवसीय लर्निंग फाउंडेशन शिविर के शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, इन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाता रहेगा। सभी विषयों में लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति के आकलन का रिकॉर्ड रखने का तरीका और प्रपत्र दिया गया है। अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करते रहना। बच्चे का सीखना शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षण के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एक शिक्षक के रूप में आपका बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य के बच्चों का अधिकार है। आधारशिला के भाग 6 में हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है ये। यहाँ पर दी गई सामग्री को पढ़कर समझकर हम अपने प्रदर्शन में वांछित सुधार कर सकते हैं। मदद के बिंदुओं की पहचान और निराकरण। शैक्षिक सुधार की इस मुहिम में हम अकेले नहीं हैं। हमारे सहयोग के लिए ARP हैं जो नियमित समय अवधि पर स्कूलों का विजिट करेंगे। हम उसे अपनी शिक्षण कठिनाइयों और समस्याओं पर बेहिचक बात कर सकते हैं और वहाँ से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम की अब बात आती है। किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सीखने को ध्यान में रखकर जो लक्ष्य और दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं, साथ ही कक्षा के बाहर अनेक जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें अधिगम, परिणाम, सीखने का प्रतिफल या अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम अध्यापन की दृष्टि से देखें तो लर्निंग आउटकम को जो श्रेणियों में विभाजित किया गया वो इस तरह से हैं।
पहले केंद्रित लर्निंग आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम, ये व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा है केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम, जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने और शिक्षण में सुधार करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। तीसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम, जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। तो लर्निंग आउटकम के इस वर्गीकरण को भाषा और गणित के हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम का उदाहरण है सुनना। बच्चे मुखर हैं, ये सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधियों का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्नों जैसे क्या, क्यों, कैसे, इनका उत्तर देते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड आउटकम की अब हम बात करें तो बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने घर, परिवार, आसपास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। अब अगर हम गणित की बात करें तो केंद्रित लर्निंग आउटकम का उदाहरण है बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं, तुलना करते हैं जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोजते हैं या स्वयं बना लेते हैं। बच्चे अपने घर, आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में पहचान कर व्यक्त करते हैं जैसे कितने लोग, कितनी चीज़ें। बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना और प्रक्रिया, दृश्य या चित्र के वर्णन को संख्या के रूप में उपयोग करते हैं। अब खास बात यहाँ पे ये है कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम को फिर से कक्षा में विषयवार शिक्षण की दृष्टि से अनेक उप लर्निंग आउटकम में विभाजित किया गया है। जैसे बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से जोड़ एवं घटा लेते हैं। बच्चे अपने पास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम और उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। इसके बाद लक्ष्य और आकलन के संकेतक दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।